हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस इनिशिएटिव में जहां पे हम मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्या क्वेश्चंस पूछ लिए हैं उनकी एक इनसाइट्स मिल जाती है। इससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से ओरिएंट करना है। और मोर ओवर प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं कि वो सोर्स ढूंढते हैं कि हमें अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिले, तो फ्रेंड्स देयर इज नो बेटर सोर्स देन यूपीएससी इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस 1 में हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको हमारी ये जीएस 1 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे हमने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस एंड मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इन सबको डिस्कस किया है। राइट, तो अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से। एक में इनमें से एक को हम आज डिस्कस करेंगे और एक अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, एंड योर जीएस 1 का हिस्ट्री वाला पोर्शन विल बी डन इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद हम सोसाइटी स्टार्ट करेंगे। राइट, एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आपने डायरेक्टिव्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है। वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके उस डायरेक्टिव उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डायरेक्टिव्स की डिमांड को हमने कैसे एड्रेस करना होता है। तो इससे पहले कि आज के लेक्चर के साथ हम आगे बढ़ें, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने एक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, बिकॉज करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। और इसकी डिमांड को केटर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड परिश्रम 2020। ठीक है, नाउ व्हाट इज परिश्रम 2020? इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर टेस्ट सीरीज विच टारगेट्स प्रीलिम्स ऑफ 2020। इसमें आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इन सभी टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस, इनका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। इसकी मदद से आपकी 100% कवरेज हो सकती है सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआरएस, पीआईबी एटसेट्रा। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्योंकि आप जानते हैं कि हम हमेशा प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड अप्रोच को ऊपर फोकस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको मेंस का फॉर्डर भी मिलेगा। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इन केस आपको कोई क्वेरी है इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या अदरवाइज भी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@civilstaff.com पे, और ऑल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 8146207241। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी टिप्स आपको बताने वाले हैं विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग। एंड जिन बच्चों को मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको एक बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी टू राइट ब्रिलियंट आंसर्स इन मेंस। ऑल्सो फ्रेंड्स, प्री कम मेंस अप्रोच क्योंकि हम फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिलेंगे दैट माइट कम हैंडी इन प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था 2013 में पूछा गया था जीएस 1 में। द क्वेश्चन वाज एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966 एंड वी हैव टू डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट एज वेल। तो फ्रेंड्स, देखने में क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लग रहा है, बट सबसे बड़ा चैलेंज इसमें था कि यहाँ पे वर्ड लिमिट्स काफी कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, वर्ड लिमिट का कॉन्स्ट्रेंट हमारे ऊपर काफी स्ट्रिक्ट है, काफी टाइट है। ठीक है, सिर्फ 200 वर्ड्स में हमने उन सर्कमस्टांसेस को एनालाइज भी करना है जिन दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट, एंड साथ ही साथ ताशकंद एग्रीमेंट के हाइलाइट्स है, मेजर हाइलाइट्स है, उनको डिस्कस भी करना है। ठीक है, तो हमने अपनी जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा कंडेंस करना है। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, जिन बच्चों ने इस साल ये टेस्ट दिया था, एग्जाम दिया था, इंक्लूडिंग मिस्टर गौरव अग्रवाल हु स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2013, तो दे बेसिकली टेल कि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, दैट टर्न्ड आउट टू बी इन देयर फेवर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब नॉलेज होती है आपके पास, आपको कंडेंस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब आपको एक ब्रॉड आइडिया हो तो उसको आप वर्ड्स में, एक वर्ड्स के सांचे में ढाल के बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, प्लस इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको सोर्सेज कौन से कवर करने हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, इसकी डिमांड को आइडेंटिफाई करें, एक बार हम पिटफॉल्स को देख लेते हैं ताकि इन खड्डों में कूदने से हम बच जाएं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने सिर्फ जो सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट उनको सिर्फ बताना नहीं है, उनको सिर्फ मेंशन करके नहीं छोड़ देना, उनका एक ब्रीफ एनालिसिस भी करना आवश्यक है। ठीक है, हमने जब आंसर लिखना है उसमें दिखना चाहिए कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एनालाइज करते हैं, तो अगर इस पेन का एनालिसिस हम करते हैं, आई ऑफन गिव द एग्जांपल ऑफ पेन क्योंकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक लेमैन भी इसको समझ सकते हैं और वो बच्चे भी समझ सकते हैं जिन्होंने अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट की है। तो इस पेन के एनालिसिस जब हमने करना है, तो
हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इसकी टिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसका इंक फ्लो कैसा है, इसकी ग्रिप कैसी है, तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जब इस पेन के हम फीचर्स को हमने डिस्कस करना है तो हम एक तरह से एस्पेक्ट्स बताएंगे, ठीक है। एस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं कि पर्सपेक्टिव, इस पेन को देखने का पर्सपेक्टिव, एग्जांपल कि ये एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी है, डेकोरेटिव पर्पस की तरह भी यूज हो सकता है, एक हथियार या वेपन की तरह भी यूज हो सकता है। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एनालाइज एंड डिस्कस, ठीक है। डिस्कस में हम पर्सपेक्टिव बताते हैं, एनालाइज में वी break a particular issue, a particular topic or a particular thing that has been mentioned in the question into parts and then analyze each part separately, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही एक चीज करनी है, कैसे करनी है अभी हम सोल्यूशन में इसकी देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हाइलाइट्स भी हमने बताने हैं उनको भी हमने सिर्फ एक तरह से मेंशन नहीं कर देना, उसको भी एक डिस्कशन देनी है। तो इसी डिस्कशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की कॉन्स्ट्रेंट काफी ज्यादा रहेगा, काफी टाइट रहेगा, तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज हाइलाइट्स, ठीक है। एक तो व्हाट आर दीज हाइलाइट्स एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज हाइलाइट्स, ठीक है। सेकेंडली इसमें आपको वर्ड लिमिट को एडहियर करना है और अननेसेसरी डिटेल्स को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अब एनालाइज करते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स इसके, ताकि हमें इसकी डिमांड के बारे में पता लग जाए। तो फ्रेंड्स इसमें हमने, जैसा कि हमने पिटफॉल्स के टाइम पे ही आपको बता दिया, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो बन रहे हैं एनालाइज, सर्कमस्टांसेस विच लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट एंड डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके हमने पिटफॉल्स से कैसे बचना है हमने वो भी समझ लिया। अब देखते हैं कि हमने अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो फ्रेंड्स वी कैन डिवाइड आवर आंसर इनटू 3 ब्रॉड पार्ट्स, और जो सेकंड पार्ट यानी कि हमारा जो काइंडली इग्नोर दिस क्रिटिकल नोट, दिस इज एनालिसिस, ठीक है। हमने जो एनालिसिस करना है उसके फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, एक में हम सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें इंट्रोडक्शन में हम एक बैकड्रॉप बता सकते हैं कि क्या ऐसा एक तरह से इंसिडेंट्स हुए थे दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट, एंड उसके बाद हम जंप कर सकते हैं अपनी बॉडी की तरफ, जहां पे हम पहले बताएंगे कि सर्कमस्टांसेस जो थे, पहले तो ताशकंद एग्रीमेंट का बैकड्रॉप बता दिया, बैकड्रॉप क्या था 1965 की वॉर, ठीक है। वो बैकड्रॉप हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया। अब उस वॉर के दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ग्लोबल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स हमारे थे, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट पे हम एक तरह से रीच किए, ठीक है। तो वो फैक्टर्स को हम, जैसा कि हमने बताया कि एनालिसिस में डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। हमने दोनों में डिवाइड कर दिया और एक ब्रीफ एनालिसिस हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद हम जो हाइलाइट्स हैं ताशकंद एग्रीमेंट के, इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने बताना है कि की टेकअवेज क्या थे इस एग्रीमेंट के, और साथ में इन की टेकअवेज ने हमें इम्पैक्ट कैसे किया, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कंक्लूजन दे सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि वर्ड्स का कॉन्स्टेंट है तो हम एक थोड़ा सा गेम खेलेंगे, थोड़ी चालाकी करेंगे कि जब हमने इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक अवे बताना है, इसको और कंक्लूजन को हम मर्ज कर देंगे आपस में, ठीक है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम 30 to 40 वर्ड्स के साथ रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है। बॉडी 80 to 100 वर्ड्स, एंड कंक्लूजन क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि जितना कंडेंस हम कर सकें अपने आंसर को उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की बहुत लेवरेज हमारे पास नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपके सामने जो इंट्रोडक्शन लिखी है ये 35 वर्ड्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बता दिया है कि बेसिकली ताशकंद एग्रीमेंट जो था वो किस चीज़ का आउटकम था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ताशकंद एग्रीमेंट was a peace agreement between India and Pakistan after the confrontation of 1965, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ रखी है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, और वैसे भी आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें कई हमें देखने को मिलती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का रिसेंटली जन्म दिवस भी आया था, तो तब भी काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे फैले थे। तो ये जनरल हमें इन्फॉर्मेशन पता होगी कि ताशकंद एग्रीमेंट 1965 वॉर के बाद एक पीस एग्रीमेंट थी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ताशकंद एग्रीमेंट वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर कन्फ्रंटेशन ऑफ 1965। एन इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस प्लेड अ की रोल इन दिस एग्रीमेंट विच कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। क्या किया हमने, कनेक्टिंग लाइन जो हम जनरली ऐड करते हैं उसको इंट्रोडक्शन में ही मर्ज कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स ऑफ 1965 वॉर की देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1960 वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, इंडिया ने फिर क्या किया, पाकिस्तान की क्या रिटेलिएशन हुई, इंडिया किस तरह से आगे बढ़ा, ठीक है, हाजी पीर तक हमने कैसे एक तरह से एनेक्स कर लिया पाकिस्तान को। तो वो सारी डिटेल्स नहीं बतानी, क्योंकि क्वेश्चन 1965 वॉर के ऊपर नहीं ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर है। और अगर आप वो बताने बैठ गए तो ना केवल आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे बल्कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज से हमने बचना है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि अब हम फैक्टर्स एनालाइज करने वाले हैं, सर्कमस्टांसेस एनालाइज करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस को हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे। इसमें दो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हम यहाँ पे बता रहे हैं। फैक्टर्स सर्कमस्टांसेस और भी हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। दिस इज नॉट मॉडल आंसर, दिस इज स्ट्रक्चर। इन एडिशन टू दीज सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स, अगर आपके पास और भी पॉइंट्स हैं लिखने को, यू शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दोस पॉइंट्स इनटू योर आंसर, ठीक है। तो दो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और यूएन सिक्योरिटी का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेशर, ठीक है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए क्या लिखेंगे, दैट 1960s वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यहाँ पे रशिया नहीं लिखना, उस टाइम पे सोवियत रशिया था, ठीक है। सोवियत एरा तब कहते हैं उसको, तो रशिया तो बाद में बना जब डिसइंटीग्रेशन हो गई यूएसएसआर की, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उस कोल्ड वॉर का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ रहा था, ठीक है। वियतनाम वॉर वाज वन सच आउटकम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अक्सर झड़प हुए, उसमें भी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का पूरा पूरा हिस्सा था। तो हमने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स बता दिया कि एक सर्कमस्टांस था, ठीक है। 1960 वॉज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। 1965 वॉर और उसका जो कॉन्सिक्वेंस था, टास्केंट एग्रीमेंट, दिस कैन बी सीन एज अ रिपल ऑफ कोल्ड वॉर दैट इंपैक्टेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हमने एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांस को बहुत ब्रीफली बता दिया कि किस तरह से इट लेड टू ताशकेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और हम एनालिसिस भी यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कि हमने इंटरनल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को डिवाइड कर दिया और विद इन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी चीज़ों ने इंपैक्ट किया था इस चीज़ को, ताशकेंट एग्रीमेंट को, वो भी बता दिया। इसके बाद हम बताएंगे कि प्रेशर फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे आया। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करने के लिए ये चीज़ बताई है, दैट टाइड ऑफ 1965 वॉर बिगैन टू टर्न इन फेवर ऑफ इंडिया. People began to believe that long-drawn Kashmir issue might also come to an end with this war. However, with the backing of USA, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रेशर बिल्टअप हो गया, दैट वॉज प्रेशराइजिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, और इंडिया ज्यादा टू सीज फायर। क्यों? क्योंकि इंडिया काफी आगे तक बढ़ गया था, ठीक है। और थोड़ी देर और वॉर रहती तो बहुत से लोगों का ये ओपिनियन है कि शायद कश्मीर इशू का समाधान तभी निकल गया होता, ठीक है। इंडिया पूरी तरह से एक डोमिनेंस में होता, वहां पे डोमिनेंट पोजीशन में होता, ठीक है। सो amidst the US Security Council's pressure, a peace agreement was therefore signed, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स क्या थे ताशकेंट एग्रीमेंट के, ठीक है। ताशकेंट एग्रीमेंट बेसिकली सीज फायर एग्रीमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इंटरनल फैक्टर था, क्योंकि आप जानते हैं हमने जय जवान जय किसान आंदोलन पे भी जो स्लोगन पे जो क्वेश्चन आया था, उस पर भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो उस टाइम पे जो इंडिया की सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी, इकोनॉमिकली वी वर एट आर वीकेस्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया के पास रिसोर्सेज है नहीं और चल गए लड़ाई करने, ठीक है। तो उस केस में इंडिया वाज एट अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड शास्त्री जी न्यू कि अगर वॉर में हमने सीज फायर नहीं की, अगर सीज फायर ना हुई तो वी माइट हैव टू फेस वेरी हार्श कॉन्सिक्वेंसेज एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दैट कन्फ्रंटेशन ऑफ 1965 was taking heavy toll on the economy of both countries that ultimately led to ceasefire and Tashkent agreement. briefly लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू नो द एक्चुअल फैक्टर, ठीक है। इसलिए 200 वर्ड्स में यहाँ पे हमने कंडेंस करना है, और एग्जामिनर को भी यहाँ पे आप मानना पड़ेगा कि 200 वर्ड्स की कॉन्स्टेंट की वजह से अब बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। हमने डिवाइड कर दिया, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स बता दिए, अब हम हाईलाइट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन में हमने पहले बता देना है व्हाट वर द हाईलाइट्स, और उसके बाद बता देना है इंपैक्ट ऑफ ताशकेंट एग्रीमेंट, एंड दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ आवर आंसर, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ताशकेंट एग्रीमेंट, राइट। तो हाईलाइट्स हम कैसे बताएंगे, पहले तो क्या हाईलाइट्स थे, तो थोड़े बहुत हाईलाइट्स जो आपको याद आते हैं, ठीक है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि बिपिन चंद्र की जो बुक है द थिक वन, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली, ठीक है, उसमें से जो शास्त्री जी वाले ईयर्स हैं, ठीक है, इंडिया की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है 1960 टू 1970, ये डेकेड काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए फ्रेंड्स। वाई? क्योंकि अभी देखिए क्या चल रहा है 2019-20, ठीक है। तो ये था 1960 टू 70 जो डेकेड है, उसके 50 साल बाद वाला डेकेड इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और यूपीएससी में आप जानते हैं कि जब भी किसी इवेंट को, खासकर हिस्टोरिकल इवेंट को 50 साल, 75 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल, इस तरह की कोई सेरेमनी होती, एनिवर्सरी होती है, ठीक है, 50th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी, 150th एनिवर्सरी, तो वो इंसिडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि 2016 के यूपीएससी में चंपारण वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसी प्रकार ये 19 पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे 1960 से लेके 70 तक के जो ईयर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब उनको पढ़ेंगे तो आपको ताशकेंट एग्रीमेंट के हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता होंगे। उनमें से कुछ हाईलाइट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि बोथ साइड्स
would end all hostilities and resort back to pre-war boundaries. ठीक है, no progress was made to resolve Kashmir issue and India was forced to give up all her gains. ठीक है, जितने भी हमने पाकिस्तान की टेरिटरी को एनेक्स किया था, एक्वायर किया था, वो हमें छोड़नी पड़ी. ठीक है, अब इसकी इम्पैक्ट क्या हुई? ठीक है, इम्पैक्ट में हम लिखेंगे दैट ऑल्दो इंडिया हैड टू रिट्रीट टू प्री वॉर बाउंड्री, yet 1965 war allowed India to regain its reputation after the setback of 1962 war which was with China. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में with China आप लिख सकते हैं. 62 की वॉर में हमें एक सेटबैक मिला था, पूरी दुनिया में हमारी इमेज थोड़ी सी डाउन हुई थी, बट 65 की वॉर में जब इंडिया ने इतना डिस्पाइट इकोनॉमिक एक तरह से जो फाइनेंशियल तंगी हमारे कंट्री में थी, उसके बावजूद हमने 65 की वॉर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. मोर ओवर जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान की आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि एकदम से नेहरू जी की डेथ हो गई, 62 की वॉर में इंडिया हार गया. ठीक है, और उन्होंने जब शास्त्री जी को देखा कि एक छोटा कद का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो देख के बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए. उनको लगा कि पता नहीं वो क्या ही कर देंगे इंडिया का. उन्होंने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, 65 में हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अटैक नाकामयाब रहा. ठीक है, इंडिया में शास्त्री जी की लीडरशिप में इंडिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया पाकिस्तान को. ठीक है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगी हमारे लिए, और ये एक लेसन रहेगा हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि किस तरह से डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स, वी कैन स्टिल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड मूव अहेड. ठीक है, ये इंडिया के लिए सबक रहेगा और पाकिस्तान के लिए सबक रहेगा कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट ना करे. ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीजें लिखेंगे दैट ताशकंद एग्रीमेंट अलाउड इंडिया टू फोकस ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी. ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट से क्या हुआ? सीज फायर हो गई. ठीक है, इंडिया ने रेपुटेशन भी ले ली. ठीक है, पाकिस्तान को उसकी अगर सटल वे में कहें उसकी जगह दिखा दी, उसकी इमेज, उसकी रियलिटी दिखा दी उसको, और उसके बाद ये सारी अचीवमेंट भी कर ली, और उसके बाद उसके अपना इंडिया ने अपना ध्यान इकोनॉमी की तरफ कर लिया, रिसोर्सेज की तरफ कर लिया. ठीक है, अगर ऐसा ना करते हम तो क्या होता? वॉर में हमारी इकोनॉमी ड्रेन हो जाती. ठीक है, और वो उसके फिर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक हो सकते थे. ठीक है, इसके बाद 1965 वॉर एंड ताशकंद एग्रीमेंट ब्रॉट मेनी लेसन्स फॉर इंडिया. ठीक है, ये हम जस्ट कंक्लूडिंग लाइन एक लिख रहे हैं. ठीक है, वी विल राइट दैट 1965 एंड ताशकंद एग्रीमेंट ब्रॉट मेनी लेसन्स फॉर इंडिया. दीज लेसन्स अलॉन्ग विद द लीडरशिप ऑफ शास्त्री जी विल बी फॉर एवर रिमेंबर्ड. ठीक है, तो ये एक जनरल लाइन है, ये तो आप याद ही रख लीजिए कि किसी भी लीडर से रिलेटेड या किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, GS1 में तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये याद रखने कि फलाना फलाना की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनके लिए इंडिया शैल बी फॉर एवर इंडेटेड. ठीक है, वी शैल रिमेन फॉर एवर इंडेटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शास्त्री जी. ठीक है, तो ऐसे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है हमारे आंसर का, जहाँ पे हमने हाईलाइट्स को डिस्कस किया है, उसके इंपैक्ट्स बताते हुए, ये हमारी क्या बन जाएगी? कंक्लूजन भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने चालाकी की, थोड़ा सा हमने खेला अपने आंसर के स्ट्रक्चर के साथ, और वर्ड्स के कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए जितना बेस्ट आंसर हम बना सकते थे उसको बनाने की कोशिश की. आई एम वेरी श्योर कि आपके पास इससे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे लिखने को, इसके अलावा और कई पॉइंट्स होंगे लिखने को. तो अभी पेन उठाइए, try to write the answer, try to frame the answer, and you can mail us your answer as well. ठीक है, we will try to give a feedback on that. ठीक है, और जो बच्चे अपना आंसर्स लिख रहे हैं, we would like to tell them that they are writing really brilliant answers. ठीक है, थोड़े बहुत आंसर्स हमारे पास डेली आ जाते हैं, तो उसमें एज सच इतना कोई बड़ा ब्लंडर हमें नहीं दिखता कि दैट नीड्स अ कंसर्न. ठीक है, देयरफॉर वी जस्ट एज्यूम कि वो चीज़ सही जा रहे हैं, बस कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस करते रहें. ठीक है, अगर कोई बड़ा ब्लंडर आता है तो उसको हम ट्राई करते हैं कि अपने लेक्चर्स में हम उसको कवर कर दें, बता दें. ठीक है, दैट्स वाई वी ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन द पिटफॉल्स बिफोर डिस्कसिंग द आंसर. ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई होप इस आंसर से आपको कई इंसाइट्स मिली हैं कि किस तरह से हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को कवर करना है, और मेंस के आंसर राइटिंग में हमने किस तरह से वर्ड्स के साथ खेलना होता है बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे नॉलेज हमें भी लिमिटेड थी. ठीक है, दिस आंसर वाज मेड एक्सटेम्पोरी. ठीक है, इसको एकदम से लिखा गया था, तो जितनी लिमिटेड नॉलेज थी, ठीक है, उसको बस आपने वर्ड्स में पुट करना होता है. आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए. ठीक है, फ्लो सही होना चाहिए, उससे यू कैन गेट सफिशिएंट मार्क्स. राइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे. ठीक है, अभी भी हमारे पास 1.5 महीना है जहां पे हम मेंस के ऊपर बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं. तो टिल 31 दिसंबर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, मेंस की तैयारी दबा के कीजिए. जो भी मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है, एथिक्स हो जाता है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हो जाता है, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज
रिवाइज कर लीजिए एंड ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू योर ऑप्शनल। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इन केस आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@civilstaff.com पे। यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल 8146207241 पे। अगर कॉल पिक नहीं होती, वी वुड लाइक टू टेल यू कि आप हमें ईमेल में अपना नाम और फोन नंबर जरूर बता दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स का हो, चाहे मेंस आंसर राइटिंग का हो, इन सारे फ्री इनिशिएटिव्स को, इनके पीडीएफ्स को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। दैट कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड रिविजन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ GS1 हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।